ये आपका 10 बजे वाला बैच है, ठीक है। इसको 11 बजे वाले भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे भारतीय क्रांतिकारियों की विदेश में गतिविधियाँ तथा भारत में होम रूल लीग, ठीक है ना। अब देखो, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें पढ़ाई थी पहले कि उग्र राष्ट्रवाद जो आपका कैसे शुरू हुआ था। मैंने बोला था भारत में जगह जगह पर अंग्रेज पर हमले हो रहे थे। आपका जैसे 23 दिसंबर 1912 को वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग जो थे, उनके काफिले पर हमला हुआ था जब वो राजधानी आपका कलकत्ता से दिल्ली ला रहे थे। उसके अलावा महाराष्ट्र में, पंजाब में किस किस तरह की घटनाएं हुई थी, किस किस अंग्रेज पे हमला हुआ था, क्या क्या हुआ था, कौन कौन शामिल थे, उसमें मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई थी कि देखो, ये गतिविधियाँ भारत में तो हो ही रही हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। लेकिन जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, अंग्रेज़ों को मार वाली एक तरह कह सकते हो, ये गतिविधियाँ विदेशों में भी हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि किस किस देश में कौन कौन नेता एक्टिव था, जो बाहर देश में होकर भी भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा था, अंग्रेज़ों को डराने का काम कर रहा था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम देशों के नाम देखेंगे, वहाँ पे क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई थी वो देखेंगे। देन जो हम बात करेंगे, जो भारत में होम रूल लीग था, होम रूल लीग क्या था, ये होम रूल लीग है क्या, आखिर ये सारी चीज़ें समझेंगे हम, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले हम देख लेते थोड़ा सा करंट अफेयर्स, ठीक। अब देखो, एक किताब है जिसका टाइटल है वेयर अबाउट्स, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है अंग्रेजी में। तो ये अंग्रेजी में नहीं थी, इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। तो किस बुक का अनुवाद है? ये है डो मी ट्रोवो, ठीक। अगला, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 28 अप्रैल को। अगला, किस राज्य ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूर दे दी है? ये हरियाणा। और से हरिहर, और से हरियाणा, ठीक है ना। इनका और ख्याल रखा जाएगा इसके तहत। हाल ही में दो गोबर खाने वाली भृंग, तो ये गोबर खाने वाला कीड़ा होता है ना, इतना मोटा सा, वो देखा होगा आपने भी, ठीक है। गोबर खाने वाले जो कीड़ा, उसको बीटल बोलते हैं। इनकी दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं। कहाँ खोजी गई हैं? ये खोजी गई आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला, किस राज्य ने कोविड-19 आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? मतलब आपातकालीन ऋण योजना कोविड के समय पे किसने की? हरियाणा ने। मनोज दास का निधन, ये कौन थे? जो मनोज दास का निधन हो गया, यहाँ पे कॉमा लगा लेना, वो कौन थे? ये थे, क्या थे? लेखक थे। एशियाई विकास बैंक, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं इसको हम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एडीबी के अनुसार भारत की जीडीपी दर 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत रह सकती है? मतलब कितने प्रतिशत से हम ग्रो करेंगे? ये है 11%। तो अच्छी बात है एक तरीके से, ठीक। अगला, अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो 2021 वाइल्ड इन्वेंटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया? ये पहली भारतीय तो है ही है, उसके अलावा पहली एशियन भी है, एशियन कंट्री से, जिसको ये अवार्ड मिलने वाला है, वाइल्ड्स इनोवेटर अवार्ड। ये कौन है? कृति के कारंत, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा था, आपसे हम पढ़ेंगे कि विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, किस किस देश में कौन कौन एक्टिव था, क्या क्या काम वो कर रहे थे, कौन कौन सी समितियाँ उन्होंने वहाँ बनाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में क्या था? देखो, लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व मुख्यतः श्यामाजी कृष्णा वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल ढींगरा और लाला हरदयाल ने किया। जो ये व्यक्ति दिख रहे हैं ना आपको, ये आपके इंग्लैंड में थे, और इंग्लैंड में रहकर ये आपका अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाल रहे थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, एक तरीके से, समझ रहे हो ना। तो उनसे पूछ सकता है कि जो वीडी सावरकर थे किस देश में एक्टिव थे, वगैरह वगैरह। अब देखो, उन्होंने वहाँ रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो की होंगी, तभी तो उनको हम पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। तो जो आपके श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने 1905 में क्या किया? 1905 में भारतीय स्वशासन समिति का गठन किया। एक समिति बनाई, एक तरह से संगठन बनाया, जिसका नाम क्या रखा? भारतीय स्वशासन समिति, और इसको इंडिया हाउस नाम से भी जाना जाने लगा। अब जो संस्था बनाई गई थी भारतीय स्वशासन समिति, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं करना, उनको डराना, ताकि वो स्वराज दे दें। स्वराज माने, देखो, इनका जो स्वराज था ना, वो किस तरीके का था? स्वराज माने
सेल्फ गवर्नमेंट। ये चाहते थे कि स्वराज एक तरीके से इस टाइम पे लोगों के मन में ये था कि जो आपके अंग्रेज हैं वो चले जाएं, भारत में सरकार भारतीय लोग चलाएं, लेकिन अंग्रेज़ों के अंदर ही चलाएं। समझ रहे हो? मतलब आपका सरकार भारतीय चलाएंगे लेकिन किसके अंडर? अंग्रेज़ों के अंदर। इनका स्वराज ये था इस समय पर। तो जो पूर्ण स्वराज वाली बात है वो 1930 के आसपास आएगी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आप चले ही जाओ। ठीक। अब देखो यहाँ से एक समाचार पत्र भी निकाला गया जिसको सोशियोलॉजिक कहा गया। ठीक। अब ये सारे लोग यहाँ पर है तो इन्होंने कुछ कुछ घटनाएं की, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे मैंने कहा कि जो इंग्लैंड में वीडी सावरकर थे, आपसे पूछा जाएगा ना 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर एक किताब आई थी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये किताब किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने। कहाँ लिखी थी? यहीं इंग्लैंड में। ठीक है ना। और 1919 में क्या हुआ था, जो मदन लाल ढींगरा थे, जो कर्नल विलियम कर्जन वाइली थे, इनकी इनकी हत्या कर दी थी इन्होंने वहीं इंग्लैंड में। हालांकि इनको पकड़ कर फिर सजा वजा दी गई थी। ठीक है। देखो छोटी छोटी चीज़ें ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आएगा जब मैं आपकी अमेरिका की बात करूँगा। अमेरिका और कनाडा में आपका गदर मूवमेंट चल रहा था। गदर, जो लाला हरदयाल थे, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। वो कैसे काम करते थे, क्या क्या उनका रहता था, ये इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये भारत स्वशासन समिति, इसको इंडिया हाउस कहते थे, कहाँ बना था? इंग्लैंड में बना था। किसने बनाया था? श्यामाजी कृष्णवर्मन ने, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते रहते हैं। अब देखो जो फ्रांस था आपका, फ्रांस में कौन कौन एक्टिव थे? फ्रांस में आप जैसे दिल्ली में जाओगे ना तो वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन भी है, भीकाजी कामा करके जगह है। तो ये जो भीकाजी कामा थी, इनके नाम पर ही वो रखा गया। ये कौन थी? ये फ्रांस में एक्टिव क्रांतिकारी थी, आंदोलनकारी थी। ठीक है ना। यहाँ श्री SR राणा और भीकाजी कामा ने क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ? फ्रांस में। ठीक है। SR नारायण ने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्ति का प्रारंभ किया कि आप यहाँ आओ, पढ़ो। उनके लिए छात्रवृत्ति का किसने? SR राणा ने प्रारंभ किया कि उनको छात्रवृत्ति दी जाए ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिले। ठीक। इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं पढ़ने को। अब आ जाओ अमेरिका तथा कनाडा। जो अमेरिका तथा कनाडा में ना, वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा मतलब चल रही थी। ठीक है ना, एक तरीके से। देखो यहाँ पर जो आपके थे, यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व तो लाला हरदयाल ने संभाला था, जिन्होंने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अब गदर पार्टी क्या थी? जितने भी भारतीय जो भारत से माइग्रेट करके जॉब वॉब के चक्कर में आपके अमेरिका कनाडा में रह रहे हैं, लेकिन वो भारत को स्वतंत्र करना चाहते हैं, स्वराज दिलाना चाहते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जिसको गदर पार्टी कहा गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, समझ रहे हो? गदर पार्टी। ठीक। किसने किया? हरदयाल ने। कब किया? 1 नवंबर 1913 को। अब देखो, अब ये जो गदर पार्टी है, गदर दल ही बन गया ना, तो इन्होंने क्या किया? जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके विद्रोह में, उसकी स्मृति में एक गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली। मतलब एक पत्रिका इनकी हर हफ्ते आती थी गदर नाम से। गदर पार्टी वाले निकाल दो, गदर होगा ना, उसमें ये अंग्रेजों के खिलाफ चीज़ें लिखते थे, वगैरह वगैरह। प्रकाशन शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है। अब देखो गदर पार्टी हमने पढ़ ली, लेकिन ये गदर आंदोलन था क्या? ठीक है ना। अब जो ये गदर आंदोलन था, जो गदर पार्टी मैंने बताया कि भारतीयों को लेकर बनाया गया था, यही चला रहे थे आपका गदर आंदोलन। अब गदर आंदोलन था क्या और उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे वो देख लेते हैं। और जो गदर आंदोलन है, ये किसके द्वारा चला गया? ये गदर दल के द्वारा चला गया, गदर पार्टी के द्वारा चला गया। ठीक है। गदर दल के कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान व भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में कनाडा और अमेरिका में विभिन्न भागों में बसे थे। जो इस पार्टी में शामिल थे, मैंने पहले बताया, जो किसान और भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में आपका अमेरिका और कनाडा में रह रहे थे, उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक पार्टी बनाई। अब जो गदर आंदोलन था, जो आंदोलन कर रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था? क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करना ताकि अंग्रेज डरें और स्वराज दें। क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन, कुछ चीज़ें लिखें, लोगों को जागरूक करें कि भैया अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहे हैं, वगैरह जो भी है। ऐसे साहित्य लिखना, ऐसे लिटरेचर लिखना जिसमें आप अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलो या उनको, मतलब लोगों को उनके बारे में जानकारी दो कि ये गलत कर रहे हैं। दूसरा, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाना जगाना। अब देखो मैंने कहा था, जो अंग्रेज थे ना, उनकी सेना में बहुत सारे भारतीय भी होते थे और उनको विदेशी भेजा जाता था। तो जो विदेश में सैनिक थे भारतीय, उनके बीच में अंग्रेजों के खिलाफ गलत भावनाएं उत्पन्न करना ताकि वो विद्रोह करें। इसीलिए यही इनका काम था। एक और किनका? गदर पार्टी वालों का। ठीक है। तो उसके अलावा जो गदर पार्टी वाले थे वो हथियार प्राप्त करते थे और जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां चलती थी ना, इसको मार दिया, गोली उसको मार दिया, इन तक हथियार पहुंचाने का काम भी गदर पार्टी या गदर आंदोलन करता था। समझ गए?
समझ गए ना। उसके अलावा ये सिर्फ भारत तक फोकस नहीं, इनका मानना था कि जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों के गुलाम हैं, जो जो जैसे अफ्रीका है, जितने भी देश हैं, वहाँ वहाँ पर पहले तो भारत में करेंगे, धीरे धीरे उन देशों में भी लोगों को जागरूक करेंगे और एक क्रांति ये उत्पन्न करना चाह रहे थे अगेंस्ट अंग्रेज। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के सभी उपनिवेशों में एक एक करके विद्रोह प्रारंभ करना, ये उनका उद्देश्य था। समझ गया ना, किसने इस्टेब्लिश की, क्या इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब देखो ऐसा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे, जिस टाइम में गदर वदर चल रहा है 1913 के बाद, इसके बाद क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसका मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा वैसे। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ किस तरफ से लड़ रही थी। तो एक साइड था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान। ठीक है, किसके अगेंस्ट लड़ रहा था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एवं तुर्की। और कब से कब तक चला है, 1914 से 1918 तक। ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, इसके जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका पूरा लेक्चर आएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई भैया क्रांतिकारी गतिविधियां भारत से बाहर जितनी चल रही थी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है जो होम रूल लीग आंदोलन है। अब ये है क्या, देखो मेरी बात, होम रूल माने खुद का रूल ना, होम होम रूल माने खुद का रूल। और ये आंदोलन चलाया क्यों गया, देखो ये आंदोलन किस किस के द्वारा चलाया गया, बहुत सारे नेता थे, लेकिन जो मुख्य नेता थे वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट 1893 में आयरलैंड से भारत आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड भी रही थी बाद में। तो ये आयरलैंड से यहाँ पर आई थी। अब देखो जो ग्वाल गंगाधर तिलक थे और जो एनी बेसेंट थे, ये होम रूल चलाना चाह रहे थे। होम रूल माने खुद का रूल, घर का रूल कहते हैं ना। ये चाहते थे कि जो आपके ब्रिटिश हैं उनके अंडर ही, समझ लो क्या कर रहा हूँ, स्वराज चाहते थे ये। अब यहाँ पर स्वराज का मीनिंग कुछ और है। स्वराज माने खुद का राज तो होगा, लेकिन जो यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि खुद का शासन, लेकिन अंग्रेजों के अंदर ही। समझ, अंग्रेज चले जाओ, हम भारत में शासन करेंगे लेकिन आपके अंडर ही। शासन हम चलाएंगे भारतीय, लेकिन आपके अंडर। ये था इनका स्वराज मांगने का तरीका। अब इन्होंने ये आंदोलन चलाने की आवश्यकता क्या हुई, इन्हें लगा कि भाई कुछ ऐसी संस्था तो होनी चाहिए जो साल भर इस क्षेत्र में काम करती रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन आए, हमने मांग की और दूसरे दिन घर बैठ गए, फिर एक साल बाद आ रहे। तो साल भर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो साल भर इस मांग की डिमांड करती रहे कि भैया हमें स्वराज दो। तो इसीलिए उन्होंने होम रूल लीग चलाया। ये कुछ नहीं है, ग्रुप है लोगों का, सेम चीज़ें मांगेंगे, स्वराज मांगेंगे, मतलब सेम चीज़ें नहीं, समझ लो। तो देखो, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट तथा अन्य नेताओं ने निर्णय लिया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत, राष्ट्रमंडल क्या होता है, जहाँ जहाँ पर राष्ट्रमंडल, जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उन देशों के ग्रुप को राष्ट्रमंडल ग्रुप कहते हैं, अभी भी है ना। ठीक है, के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वराज की मांग के उद्देश्य के साथ पूरे वर्ष कार्य करने वाले एक राष्ट्रीय संगठन होना आवश्यक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाएंगे, इससे जो भी जुड़े लोग होंगे वो साल भर डिमांड करेंगे या साल भर इस क्षेत्र में काम करेंगे कि हमें क्या मिले, स्वराज मिले। ठीक है, ये लोग मिले। लेकिन अब हुआ क्या कि जो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थे, उन्होंने अलग अलग होम रूल बनाए, मतलब अलग अलग लीग बनाए, अलग अलग संगठन बनाए, होम रूल लीग नाम से ही अलग अलग बनाए। इनमें कोई ऐसी, मतलब इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और इनके थोड़े विचार भिन्न थे। कुछ बाल गंगाधर तिलक के साथ व्यक्ति थे जो एनी बेसेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। कुछ एनी बेसेंट के साथ व्यक्ति थे जो बाल गंगाधर तिलक के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। तो उन्होंने सेम चीज़ मांगी, सेम संगठन बनाए, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर। समझ लो दोनों का। तो एक एक करके हम दोनों के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो तिलक का होम रूल लीग। अब जो तिलक का संगठन था होम रूल लीग, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, फिर हम पढ़ेंगे एनी बेसेंट का। इसकी स्थापना कब हुई, 1916 में, अप्रैल 1916 में। ठीक है ना, एनी बेसेंट वाला इसके बाद होगा। इसका मुख्यालय कहाँ था, पुणे में। ये भारत है आपका, ये महाराष्ट्र, इधर है पुणे में। और जो एनी बेसेंट का होगा वो मद्रास में होगा मुख्यालय। और एनी बेसेंट का मद्रास में, या अभी का चेन्नई है जो। और जो गवर्नर तिलक है उनका यहाँ कहाँ, जो आपका पुणे में है। पुणे इधर है वैसे, ठीक है इधर। तो और जो इनकी लीग की, इनके संगठन की पहली बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, बेलगाम में हुई थी। ठीक है ना, बेलगाम में। अगला, इनकी जो शाखाएं हैं, अब जो लीग बनी है, संगठन है, तो शाखाएं भी तो होंगी। तो इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर थी, इनकी शाखाएं थी आपका, जैसे ये मैप है, महाराष्ट्र में थी, फिर कर्नाटक में थी, फिर मध्य प्रांत इधर थी, फिर आपका बरार थी। बरार भी आपका महाराष्ट्र में आता है एक तरीके से। तो इस एरिया में इनकी पूरी शाखाएं फैली हुई थी, कुल 6 शाखाएं थी। ये जगह तो इतनी है इनके, एक शहर के अंदर दो तीन, एक जगह के अंदर दो तीन शाखाएं भी होंगी, तो टोटल 6 शाखाएं थी इनकी ऑल इंडिया पे। ठीक है, और उनकी मांगें क्या थी, मांगें दोनों की सेम ही रहेंगी लगभग। ठीक है, स्वराज और भाषाई प्रांतों की स्थापना। स्वराज माने आपको बता दिया मैंने, आप चले जाओ, हम राज करेंगे भारतीय आपके अंडर, ये था इनका स्वराज। और भाषाई प्रांतों
की स्थापना। अब भाषाई प्रांतों की स्थापना मतलब जो जो भाषा बोलते हैं उनका एक एक प्रांत बना दो। जैसे एक जगह पर तमिल बोल रहे तो उनका एक प्रांत बना दो, मद्रासी बोलने वालों का एक प्रांत बना दो, ऐसे करके, ठीक है ना। ये इनकी डिमांड थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा एनी बेसेंट को होम रूल लीग। अब जो एनी बेसेंट थी उनकी स्थापना कब की थी उन्हें, सितंबर 1916 में, ठीक है। कहाँ, मद्रास में। ये कहा ना मैंने, यहाँ मद्रास में। इनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा थी, 200 शाखाएं थी, ऑल इंडिया बेसिस पे था इनका, मतलब पूरे भारत में फैली हुई थी, लगभग पूरे भारत में, ठीक है। लीग का संगठन सचिव कौन था, जॉर्ज अरुंडेल, ये पूछ सकता है, ठीक है। एनी, अब देखो जो एनी बेसेंट थी उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे पत्रों का सहारा भी लिया, मतलब बहुत सारे आपके लिटरेचर भी लिखे उन्होंने, ठीक है। जैसे एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया, ताकि लोगों को पता चले कि तुम्हें क्या क्या डिमांड्स करनी है, क्या क्या तुम्हारे राइट्स हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने तो बना दी, एनी बेसेंट ने भी बना दी, स्वराज मांग रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक ने भी बना दिया, स्वराज मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो सरकार है, सरकार मतलब अभी अंग्रेज है हमारे अंदर नहीं, हम पे राज कर रहे हैं। तो उनका रुख क्या है ये भी समझना जरूरी है, कि वो क्या चाह रहे थे, उनका मतलब रुख क्या था इनके। इनके जो आंदोलन चल रहा है, ये जो भी लीग बना रखी है इन्होंने, इसके लिए अंग्रेज़ों का रुख क्या था, उनका बिहेवियर कैसा था। तो उन्होंने क्या अपनाया, दमन का सहारा लिया। दमन मतलब उनको प्रेशराइज किया, उनको मतलब दमन एक तरीके से उनको सबड्यू किया या प्रेशराइज किया। अब देखो क्या किया उन्होंने, तिलक के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर दिया, ठीक है, तथा उनको दिल्ली और पंजाब आने में रोक लगा दी। बेटा तुमने कहा तुम दिल्ली पंजाब नहीं जाओगे, तुम पर मुकदमा केस चला देंगे, तुम देश मतलब राजद्रोह कर रहे हो एक तरीके से, कुछ ऐसा, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। लेकिन अब ये चीज़ें तो है ही ना, जनमानस को भी पता लिया कि ये गलत कर रहे हैं अंग्रेज, तो एक तरीके से प्रेशर बना सरकार पे जब। तो और दूसरी बात ये भी थी कि जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था ना आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1900 आपका 14 से 18 तक। इस वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान था अंग्रेज़ों की तरफ से। भारतीय सैनिक बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे। तो भारतीय लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया जब युद्ध खत्म हो जाएगा, 1918 में ख़त्म हो गया ना, तो इसके बाद जो अंग्रेज़ हैं इनको फल देंगे, मतलब कुछ अच्छी चीज़ इनके लिए लेकर आएंगे। आज़ादी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन गवर्नेंस वगैरह में काफ़ी चीज़ें चेंजेस होंगी, जो हमारा गवर्नेंस है, ठीक है ना। तो इसी बीच क्या हुआ कि 20 अगस्त 1917 को, इसको हम अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। उस टाइम के जो भारत सचिव थे, मैंने बोला था ना यहाँ वाइसरॉय होगा और इंग्लैंड में बैठा हुआ एक व्यक्ति होगा जो इस वाइसरॉय से कॉन्टेक्ट करके भारत की राजनीति संभालेगा। जो इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति उसको हम राज्य सचिव कहते, भारत सचिव कहते हैं, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। ये यहाँ का कैबिनेट मंत्री होता था अंग्रेजों का। समझ रहे कैसे चल रहा है। तो जो ये आपका कैबिनेट, ये आपका क्या है, भारत सचिव है, उस टाइम कौन था, मोंटेग्यू था, ने एक घोषणा की, कब की, 20 अगस्त 1917 को। इसको हम अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। आपसे पूछ लेगा कि अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ, ठीक है ना। अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं, घोषणा में क्या कहा उसने, घोषणा की कि युद्ध के बाद, जो आपका विश्व युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। साथ ही, साथ ही कर देना इसको, साथ ही नहीं, साथ ही, साथ ही एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया, होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अब देखो जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा भैया एनी बेसेंट को छोड़ दो, नहीं तो आंदोलन होगा। और उसके बाद अगस्त डिक्लेरेशन आया, उसमें मोंटेग्यू जो था आपका भारत सचिव, उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया ठीक है, जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम भारत में, ये देखो, स्वायत्त संस्थाओं की क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भैया स्वायत्त माने जो सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड, स्वायत्त माने खुद से काम करने वाली, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं, अभी ये नहीं कहा है कि भैया आपको इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आप लेजिस्लेचर है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो आपकी कार्यपालिका वगैरह वगैरह, इनमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया जाएगा भारतीयों का, और वो खुद से काम करें। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई राइट्स ही नहीं होंगे, ना डिस्कशन कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, वो खुद से काम करें, खुद से डिसीजन ले, खुद से कानून बनाए, इस फील्ड में या इस क्षेत्र में एक विकास किया जाएगा एक तरीके से। समझ रहे हो ना कि भारतीयों को और राइट, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें कही उन्होंने, पूर्ण स्वराज या स्वराज की बात नहीं की थी यहाँ पर भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एनी बेसेंट को भी रिहा कर दिया गया। अब एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया, इन्होंने कहा भैया ठीक है, आपको आपका क्रमिक विकास किया जाएगा, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये एक तरीके से शांत हो गए और होम रूल लीग को वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, ठीक। तो ये था आज का वीडियो, इतना ही है। बैठो आराम से, समझो, नहीं समझ आया पूछो, ठीक। ऑल द बेस्ट।